एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है शरिया का इस्लाम। शरिया बनाने वाला तो ठरकीबाज जिन्ना था। अल कुरान में तो औरत को प्रायोरिटी और वैल्यू देने के लिए पूरी पूरी आयत उतार दी गई है। ये मैम हलाला क्या है? ये इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। हलाला है क्या एक्चुअल में? ये शरिया है, ये शरिया है, ये शरिया है। ऐसा कुरान में और या कहीं वैसे कुरान में भी हलाला को बहुत बुरा बताया गया है। तो फिर इस हिसाब से तो मुस्लिम लॉ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो शरिया लॉ क्यों चल रहा है? तो फिर इनसाइड द कोर्ट रूम क्यों कुरान के रेफरेंसेस और शरिया के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं? जाकिर नाइक साहब बोल रहे हैं कि जो अनमैरिड औरतें हैं वो बाजारू हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आतंकी, जिहादी, बलात्कारी, बदतमीज, आवारा पुरुषों का ये मुसलमान कम्युनिटी और इस्लाम समाज के ठेकेदार समर्थन करते हैं। ममता जी जब उनको बांग्लादेश से मुस्लिमों को बुलाना होता है बुला लेती हैं, जब उनको भेजना होता है भेज देती हैं। आप मानती हैं बात की? उनके कंट्रोल में है ये चीज़। लो, इसमें मानने की क्या बात है? इसका तो मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इसको आर्मी का फेलियर बता रहे हो? हाँ, मैं शक कर रही हूँ। बंगाल इज नाउ इन करंट सिनेरियो 70% मिनी पाकिस्तान। ममता बनर्जी साहिबा लव जिहाद को बहुत प्रमोट करती हैं। क्या यही वजह है कि जिस वजह से आपने टीएमसी छोड़ दिया? नुपुर शर्मा मैम ने जो बोला, देखिए उन्होंने जो बोला वो हदीस की और सही अल बुखारी की किताब में लिखा हुआ है। ओके, देन व्हाट इज दिस एक्स मुस्लिम? एक्स मुस्लिम एक्चुअली में LGBT कम्युनिटी के लिए और किन्नर समुदाय के लिए क्या स्टैंड है मुस्लिम समुदाय में? मुस्लिम कम्युनिटी में और हमारे शरिया में जब हम मुसलमान बेटियों का ही कोई वैल्यू नहीं है तो वो किन्नर को कैसे वैल्यू कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बता दें। मैं लॉरेन बिश्नोई को समर्थन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्राइम तो उसने किया है। वो अपने भगवान के लिए लड़ रहा है कि भाई मेरे भगवान को काट के खाया है सलमान खान, माफी मांग ले, नहीं तो हम काट देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैंने अभी तक 5-6 पॉडकास्ट किए हैं और पर्सनली जिस पॉडकास्ट का मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी और आई थिंक मैंने ये पॉडकास्ट चालू ही इसलिए किया था क्योंकि एक शख्सियत जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनको मैं पर्सनली 2-3 साल से बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। बहुत ही तगड़ी और सशक्त नेता के रूप में वो आज हमारे सामने हैं और मीडिया में हमेशा हमने अखबारों में उनके बारे में पढ़ा है, सुना है और जिनको उनका नाम नहीं पता है वो उनको देखते ही पहचान जाएंगे क्योंकि न्यूज़ में हमेशा हम देखते ही रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वीडियो शेयर करते हैं तो हमेशा मैम का रेफरेंस ज़रूर आता है। कोई इनको मुस्लिम शेरनी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आज हमारे साथ नाज़िया इलाही खान मैम मौजूद हैं जिनका खुद का एक NGO चलता है, मुस्लिम वुमेन रेजिस्टेंस कमेटी, जिसमें 1,72,000 महिलाएं हैं जिनके लिए मैम काम कर रही हैं। और हमने अभी देखा हाल ही में कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें मैम एक काउंसलर के रूप में थी और एक बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल हुई जिसमें वुमेन इक्वालिटी की बात हुई। तो हम तमाम मामलों पे, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे मैम से खुद ही। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मैम से जो मैं पहला क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, जहाँ का केस था और फिर एक बहुत लंबी लड़ाई थी जो जीती आपने और फिर वो पूरे भारत की ही जीत है। तो मैम ये जो उसमें आपने निकाह हलाला की भी बात की, ये सब, तो ये आप अगर शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को समझा दें क्योंकि इतनी अवेयरनेस शायद बहुत लोगों में नहीं है, स्टूडेंट्स भी बहुत सारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो आप एक बार उसको शॉर्ट में अगर बता पाएँ। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है और मेरे जो सीनियर हैं VK बिजू सर, उन्होंने इनसाइड द कोर्ट रूम जो एफर्ट दिखाया और जो काम किया, मतलब होता है ना कि आप जो ग्राउंड लेवल पर कर रहे हो उसको अपने सबमिशन में पेश कर पाओ, ये बहुत टफ होता है। तो जो मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया और हमारी कंपैटिबिलिटी मेरे सीनियर VK बिजू के साथ इतनी अच्छी थी कि वो मेरे पेन को समझ रहे थे कि मेरी मुस्लिम सोसाइटी में किस हिसाब से महिलाओं को अत्याचारित किया जाता है 3 तलाक के नाम पर, और वो पेन उन्होंने जज के सामने रखा और जो एज अ जूनियर जिस हिसाब से मुझे उनको सपोर्ट करना था वो मैंने किया। हाँ, एक चीज़ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस हिसाब से इस्लाम के बारे में इनसाइड द कोर्ट रूम समझाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर मेरा एक बहुत अहम रोल था कि अल कुरान में भी तलाक को बहुत बदशक्ल चीज़ बताई गई है। अल कुरान में 3 तलाक को बहुत अच्छी चीज़ नहीं बताई गई है। हमारे अल कुरान के
के 30 पारे में सूरह तलाक में अगर आप जाएंगे तो उसमें ये बताया गया है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है। ओके। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे पीस अपॉन हिम, उन्होंने ये अर्ज किया है अल कुरान में कि वो घर बहुत बदनसीब होता है जिस घर में तलाक होता है। तो ये बात बेसिकली हमारे भारत में क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है और लोग इस्लाम को बहुत तोड़ मरोड़ करके जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो बताते हैं और ये बेचारे समझ भी लेते हैं। तो वो मेरा एक हिट पॉइंट था जो मैंने जज के सामने रखा था और ये बात समझ में आई थी जज को कि इस्लाम में भी तलाक को बहुत बदनुमा चीज़ माना गया है और एक ऐतिहासिक जजमेंट बाहर आया और उसके बाद 2019 में केंद्र की सरकार ने एक खूबसूरत बिल पेश किया और उसके बाद उस पर कानून बना। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी मुस्लिम महिलाएं जिस हिसाब से कलपती हुई, रोती हुई और बिलकती हुई मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि नाजिया अभी भी मतलब उसने तलाक दे दिया। हाँ, लेकिन अब फ़ोन पर ट्रिपल तलाक या एक 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर ट्रिपल तलाक अब वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पावर हमें मिला है 3 तलाक के केस को देखने का, वो ये है कि अगर कोई 3 तलाक देता है 3 महीने के ड्यूरेशन में और लड़की जो है वो उसको अगर नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है या कोई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे देता है तो हम उसको जेल की हिरासत में भिजवा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पावर हमको मिला है और जहाँ जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ट्रिपल तलाक की अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकूँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। उसके बाद 2019 में मैंने पॉलीगैमी और हलाला को मैंने फाइल किया था सर्वोच्च न्यायपालिका में, जिसकी हियरिंग अभी भी चल रही है। ये मैम हलाला क्या है? ये इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है, हलाला है क्या एक्चुअल में? क्योंकि बुकों में तो उसका बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया होता है, कुछ क्लियर नहीं होता। आप ग्राउंड रियलिटी बताइए कि हलाला है क्या? हलाला इज़ अ कॉन्टेक्स्ट इज़ लाइक कि जैसे मेरी किसी से शादी हुई है और किसी गुस्से के आलम में या किसी वजूहात से, किसी रीज़न से मेरे खाविंद ने, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया एंड आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड कि नहीं, मैंने ये तो गलत किया, मुझे नाजिया ही चाहिए दोबारा। तो मेरा निकाह किसी से करवाया जाएगा जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस आ जाते हैं ससुर साहब, ओके, सेकंड प्रेफरेंस आ जाते हैं देवर साहब, रिश्तेदार होंगे वो, हाँ, थर्ड प्रेफरेंस आ जाते हैं जेठ साहब। तो ऐसे प्रेफरेंसेस आते हैं और अगर इनमें से कोई, अब बहुत सभ्यता वाली भी कोई मुस्लिम फैमिली होती है तो वो अगर तैयार नहीं होते हैं तो कोई ना कोई मुल्ला मौलवी ये लोग हाथ साफ करने की कोशिश में लगता है और कहता है कि हम हलाला कर देंगे और पूरी इज्जत से आपकी वाइफ को हम दूसरे दिन पहुंचा देंगे। लेकिन हलाला में ये नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ निकाह पड़ेगा, फिजिकल इंटीमेशन भी करना पड़ेगा आप लड़की का जिससे हलाला हो रहा है। ये बाय बुक है कि फिजिकल इंटीमेट होना कंपलसरी है? ये शरिया है। फिर ये शरिया है? ये शरिया है। ऐसा कुरान में और या कहीं वैसे? कुरान में भी हलाला को बहुत बुरा बताया गया है, इवन नहीं करने के लिए कहा गया है। अगर देखिए, एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है शरिया का इस्लाम। ये जो एक फेक मतलब स्टोरी स्प्रेड हुआ है ना कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, नहीं, एक है कुरान का इस्लाम, ओके, और एक है शरिया का इस्लाम। तो अल कुरान के इस्लाम में बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं और अल कुरान के इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अल कुरान में तो औरत को प्रायोरिटी और वैल्यू देने के लिए पूरी पूरी आयत उतार दी गई है। आप सूरह मरियम जब पढ़िएगा तो वो मरियम अलैहिस्सलाम पे ही पूरी आयत उतरी है, पूरी की पूरी आयत ही उतरी है। अब जैसे हमारे अल कुरान के हिसाब से जन्नत की पहली शहजादी बीबी फातिमा है, तो वो कौन है? वो तो महिला है। कुरान में बहुत सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन क्योंकि अल कुरान में बहुत सारी बंदिशें हैं जिससे मर्द जो है, मुस्लिम मर्द जो है, वो बहुत सारे अश्लीलता का नंगा नाच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट और जंप करवा दिया शरिया के लोग। अब शरिया है किसका? क्या ये कोई आसमानी किताब है? क्या ये कोई अलहामी किताब है? क्या ये किसी प्रॉफिट ने लिखा है? क्या ये अल्लाह तबारक ताला ने खुद नाजिल किया है मुसलमानों के लिए? क्या ये हमारे लिए मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है? नहीं।
शरिया बनाने वाला तो ठरकीबाज जिन्ना था और ब्रिटिश था। जिन्ना एक ऐसा लौंडियाबाज आदमी था जो सिगार पीता था, जो सुअर खाता था, जो लौंडियाबाजी करता था, जो मुजरा नाच गाना बहुत देखता था। और जिन्ना के आज भी परिवार वाले जिन्ना के नाम से ना जाना जाए उनको, इसीलिए वो उन्होंने अपना टाइटल बैठिया कर लिया है। जी, जिन्ना को उसकी खुद की बेटी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो शरिया पर इसलिए मुसलमान कन्वर्ट हुए, मुसलमान पुरुष, क्योंकि शरिया में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जो अल कुरान में नहीं है। अब देखिए, जब मैं कहती हूँ कि हमारे भारत में और पाकिस्तान में ये जितने इस्लाम समाज के ठेकेदार हैं, ये मुसलमान है ही नहीं, ये चिटिंगबाज मुसलमान है, ये तो जिन्ना के परिवार वाले हैं। जैसे आपने बोला जिन्ना जो है वो कंज्यूम करते थे, अल्कोहल कंज्यूम करते थे, तो लेकिन इस्लाम में तो अल्कोहल को हराम माना गया है। तो जितने भी मुस्लिम हैं, अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने कई ऐसे हाजियों को देखा है अल्कोहल कंज्यूम करते हुए। मैंने कई जो न्यूज़ चैनल पर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं, मैंने उनको देखा है अल्कोहल कंज्यूम करते हुए। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल पर पैनलिस्ट हैं जो इमाम के चीफ खुद को बोलते हैं, इमाम एसोसिएशन चलाते हैं, और 2012-13 में वो अपने विजिटिंग कार्ड पर हलाला एक्सपर्ट लिखते थे। नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी? नहीं, नाम तो नहीं लूंगी जी, लेकिन जिनको मैं बोल रही हूँ वो समझ गए हैं। समझ तो हम भी गए हैं। ठीक है, वो हलाला एक्सपर्ट खुद को लिखते थे। जी। अब जैसे जैसे ये रिफॉर्मेशन और हम जैसी महिलाएं सामने आए हैं, तो उन्होंने उसको जला के फेंक दिया विजिटिंग कार्ड को। लेकिन एक विजिटिंग कार्ड मेरे पास अभी भी है जो उन्होंने एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को दिया था पहले 2012 के करीब में, और वो विजिटिंग कार्ड वहां के प्रोड्यूसर ने मुझे दिया है, क्योंकि उनके ऊपर मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और अभी तो हैशटैग चला था भाई उनको अरेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, अभी तो ट्रेंड में था उनको अरेस्ट करवाने के लिए। तो जो अल कुरान का इस्लाम है, अब देखिए मैं क्यों बोलती हूँ यहाँ के मुसलमान पुरुषों को जाली मुसलमान में क्यों बोलती हूँ, इन्होंने आज तक पूरा इस्लाम मानना ही नहीं चाहा है। जी। अब जैसे हमारे अल कुरान के हिसाब से इस्लाम में क्या है, रेप करो औजार काटो, अगर कोई रेप करता है उसका काट दो, कोई झूठ बोलता है जबान काट दो, कोई गंदी नज़र से औरत को देखता है उसकी आंख निकाल दो, कोई चोरी करता है उसका हाथ काट दो। तो भैया, जब आप इस्लाम मनवाने के लिए आप मोदी जी को परेशान कर रहे हो, आप अमित शाह जी को परेशान कर रहे हो, आप योगी जी को गालियां परोस रहे हो, तो पहले आप खुद तो इस्लाम मान लो पूरा। लेकिन मैम जैसे आपने ये बोला, तो हम जब अरब या सऊदी कंट्रीज में यहाँ देखते तो वहाँ पे इस्लामिक रूल्स बहुत टफ है। आपने जैसे बोला कि रेप करो और औजार काटो, तो वहाँ पे रोड पे परेड निकाल के उनको चौराहे पे मारते हैं। अगर कोई सच्चा मुसलमान सच में वो फॉलो करने लगेगा तो इंडिया में रहेगा कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो कोई तो फिर रियल वाला तो बन ही नहीं पाएगा ना। नहीं, हम अपने भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं जी, हम अपने भारत को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, लेकिन ये सेक्युलर शब्द तो हमारी आपातकाल की जो रानी है उन्होंने लेकर के आई थी, है ना। सेक्युलर तो वर्ड था ही नहीं। और मुझे याद है कि अंबेडकर जी ने, क्योंकि मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है, इवन जो जलवा दी गई है वो भी निकाल करके पढ़ा है मैंने, और बहुत मुश्किल से मैंने निकलवाया है वो सब किताबों को। तो उन्होंने क्या कहा था कि संविधान को जिस हिसाब से मैंने लिखा था और जिस हिसाब से मुझे प्रेशराइज कर के लिखवाया गया है, अगर कभी संविधान को ठीक करने की बारी आएगी तो वो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो लिखवाया गया है उसको जला करके फिर से दोबारा मैं जो मैंने लिखा है उसको मैं आगे लेकर के आऊंगा। ये अंबेडकर जी ने कहा है। आप उनकी किताब सीरीज नंबर 1, 2, 3, 4 जो जलवा दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी में था, हालांकि मुझे प्रोवाइड किया गया है, और वो उसी वक्त का प्रिंट है टाइपराइटर वाला जो मेरे पास है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वोच्च न्यायपालिका और न्यायपालिका होते हुए भी पैरेलल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चल रहा है? अपने हिसाब से सबने अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो शरिया लॉ क्यों चल रहा है? अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर इनसाइड द कोर्ट रूम, सर्वोच्च न्यायपालिका के कोर्ट रूम में क्यों
कुरान के रेफरेंसेस और शरिया के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं? क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के जजों के बेंच पर शरिया कानून भी रखा रहता है या सिर्फ संविधान रखा रहता है? अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो रोड पर नमाज क्यों हो रहा है? अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आज भी ये मुसलमान समाज के ठेकेदार देवबंद क्यों खोल कर बैठे हैं? जमायतुल उलमाए हिंद क्यों खोल कर बैठे हैं? शरिया कानून के तहत से फतवा कैसे जारी हो रहा है? तो फिर इस हिसाब से तो मुस्लिम लॉ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से, ऐसा कुछ है? नहीं, संविधान सिर्फ होना चाहिए और संविधान के हिसाब से जिन आर्टिकल में हर एक धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की अनुमति और इजाजत दी गई है, आप उसको मानो। आज मुसलमान नमाज पढ़े, कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती, और अगर कोई आपत्ति करेगा तो मैं लड़ूंगी, मैं रोड पर उतर जाऊंगी कि भाई आप कैसे उसको नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं। अगर कोई निकाह पढ़वा रहा है, बिल्कुल पढ़वाएगा, भाई मुसलमान है, आप हिंदू हैं, आप फेरे लीजिएगा, मैं रोक सकती हूँ आपको? मेरी ताकत है आपको रोकने की? जो क्रिश्चियन है वो जाकर के चर्च में अपनी शादी करेगा, किसी की ताकत है रोकने की? जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाकर के शादी करेगा, किसी की ताकत है रोकने की? आप फातिहा करवाओ, आपको मज़ार परस्ती, हालांकि कुरान में मना है, आप मज़ार परस्ती जो आपको करना है, जो आपके रिचुअल्स है, हर एक धर्म वाले संविधान के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, जो संविधान में और हमारे भारत के कानून में क्राइम है। और अगर आप इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वो कर रहे हो तो फिर प्रॉपर इस्लाम मान करके जिसने राम गोपाल मिश्रा का हत्या किया उसको बीच चौराहे पर उसको भी हत्या करो इस्लामिक कानून के हिसाब से। ओके मैम, तो जैसे आपने बोला कि आपके लिए संविधान पहले, ऐसे मैंने कुछ न्यूज़ चैनल डिबेट देखा तो उसमें एक मौलवी साहब थे, उनसे एंकर ने पूछा कि आपके लिए पहले संविधान या पहले इस्लाम, तो उन्होंने बोला पहले इस्लाम। फिर अभी मैंने एक वीडियो देखी, वायरल हो रही है, पाकिस्तान में जाकिर नाइक साहब गए हैं और वहाँ जाके वो बोल रहे हैं कि जो अनमैरिड औरतें हैं वो बाजारू हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो ये तो एकदम बिजार और नॉनसेंस कमेंट है, ये हर इंसान को देख के ही समझ में आ रहा है। बट मैं इसमें सवाल जो मेरा ये है आपसे कि जब कोई यही बात कोई नेता बोलता है या कोई आम आदमी लिख देता है, ट्वीट कर देता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसके पर्सनल व्यू है, बाढ़ में जाए। लेकिन जब कोई इतना बड़ा धार्मिक लीडर ऐसी बातें बोल रहा है और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो मुझे ये आपसे पूछना है कि मुसलमान लोग ऐसे इंसान को अपना धार्मिक गुरु मान ही क्यों रहे हैं? ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जा रहा है? ऐसे लोगों को भाव क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोई भी धर्म, मुझे नहीं लगता है ऐसी बाजारू औरतें ये वो शब्दावली यूज करेगा। ये तो किसी का सामने दिख रहा है कि पागलपन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा दुर्भाग्य है कि जाकिर नायक को हमने 2 डेकेड झेला। अब भी झेल ही रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं झेल रहे हैं। जाकिर नायक को कांग्रेस ने बहुत समर्थन दिया जी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे बैठते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता अजमल कसब के लिए मुसलमान वकील प्रोवाइड करते थे कि उसके जज्बात को समझेगा। हमारा दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह जी जाकिर नायक को अपना जिगरी दोस्त मानते थे और गले लगाते थे। आज देखिए कि पाकिस्तान, जिसको हम पगलिस्तान बोलते हैं, जिसको हम कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज वो पगलिस्तान की महिलाएं जाकिर नायक को 28 दिन नहीं झेल पाई और जूता चप्पल निकाल करके उसको गालियां परोसना स्टार्ट कर दी। आप सोचिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी चैनल्स पे बैठती हूँ जी, तो आई नो ना कि सारे एंकर्स और सारी लड़कियां उनको गालियां परोस रही, जूता चप्पल निकाल के कह रही थी मैं मारूंगी तुझे। लेकिन कांग्रेस ने हमें कितना नापुंसक बना करके रखा था, कांग्रेस ने हमें कितना कमज़ोर बना के रखा था कि वो हमारे मुंह पर खड़ा हो करके हमारे देश में आतंक फैला रहा था। वो हमारे देश में खड़ा हो करके हमारे सरकार के खर्च पर जी, वो यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रहा था, मुसलमान बेटियों को वो बेइज्जत और जलील कर रहा था और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जाकिर नायक ने जो बाजारू औरत कहा है ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है और अल कुरान में भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैम हम अभी भी क्या ही बिगाड़ पा रहे हैं? वो ऐसे बड़े बड़े मंच पे जाके ऐसी बकवासें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लोग उनको सुनने ही क्यों जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ मुस्लिम्स ही उनका बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? कि जैसे मुसलमान पुरुष तो बॉयकॉट करेंगे ही नहीं। अब जब बात आती है आतंकवादियों की तो बोलते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर जब ऐसे लोग आके बोल रहे हैं तो इनको बाइकआउट करके निकाल क्यों नहीं देते कि भाई हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी? तुम नहीं निकालेंगे। आप मुझे 2 एग्जाम्पल दीजिए।
कि कोई मदरसे के अंदर किसी हाफिज़ कुरान ने या किसी मुअज्जिन और मुल्ला ने एक बच्चे का या बच्ची का किया है और मुसलमान पूरी कम्युनिटी बाहर निकली है और वो कह रही है कि भाई हम इसको इस्लाम से बॉयकॉट कर रहे हैं और हम इसको अब इस्लाम में मानेंगे ही नहीं। आप मुझे दो एग्जाम्पल दीजिए और 77 साल का डेटा में दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप 10 साल के डेटा में दीजिए, आप 77 साल के डेटा में दीजिए। क्या मुसलमानों ने कभी भी किसी भी मुसलमान बलात्कारी के विरोध में प्रदर्शन करके ये कहा है कि मैं किसी भी हाल में अब इस इमाम को या अब इस मुसलमान को अपने इस्लाम का पार्ट नहीं मानूंगा? कहा है? नहीं कहा है। अभी हालिया में इमाम रिजवान ने मस्जिद के अंदर 10 साल की मुसलमान बच्ची का उत्तर प्रदेश में और वीडियो बनवाया, अपनी बीवी से बैठा करके वीडियो बनवाया, रंगे हाथ पकड़ाया गया है। क्या मुसलमान बाहर निकले? नहीं निकले। लेकिन देखिए बहराइच में जब सरफराज ने, जब 26 जिहादी मुसलमानों ने, बदतमीज मुसलमानों ने राम गोपाल मिश्रा के छाती पर 35 गोलियां दागी तो सारे लिब्रांडो मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी उतरे, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं बुलडोजर तो नहीं चलना चाहिए। तो अभी आप मुझे बताइए कि इससे तो ये साफ जाहिर होता है ना कि आतंकी, जिहादी, बलात्कारी, बदतमीज, आवारा, बदचलन, बेहुदा, बेशरम पुरुषों का ये मुसलमान कम्युनिटी और इस्लाम समाज के ठेकेदार समर्थन करते हैं। समझिए, इससे तो ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए कि कानून को और सख्त करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान पुरुषों ने अपना एजेंडा क्रिस्टल क्लियर दे दिया है और आज से नहीं दिया है, ये तब से दिया है। उसामा बिन लादेन को अमेरिका मारेगा, उसके जनाजे की नमाज कहाँ होगी? कश्मीर में होगी। यासिन मलिक जेल में जाएगा, उसके लिए छाती कहाँ पीटी जाएगी? भारत में पीटी जाएगी। और भारत के अलग अलग टुकड़े टुकड़े गैंग। हसन नसरुल्लाह कहाँ मरेगा? कहीं और, ईरान में मरेगा। उसके लिए प्रदर्शन और उसके लिए छाती कहाँ पीटी जाएगी? उसको शहादत का दर्जा कहाँ दिया जाएगा? हमारे भारत में दिया जाएगा। ठीक है। याकूब मेमन को फांसी लगेगी, महाराष्ट्र में मुसलमानों का सैलाब होगा और नमाज अदा की जाएगी। अफजल गुरु को फांसी लगेगी, क्या होगा? उसके लिए जनाजे की नमाज होगी, उसको शहादत का दर्जा दिया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में कहा जाएगा कि अफजल गुरु की फांसी नाजायज थी। तो मुसलमानों ने तो हर बार बता दिया कि भाई हम क्राइम को, क्रिमिनल को, जिहादी को, टेररिस्ट को, आतंकी को, हम घुसपैठिया को, हम बेहुदे और बदचलन पुरुषों को और उनके संगठन को, उसके आतंकी मिजाज को हम समर्थन करते हैं। ये तो मुसलमान बता रहे हैं अपने एक्टिविटी से। अब अगर केंद्र की सरकार और राज्य सरकार पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं समझ रही है तो ये उनका प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब है कि संवैधानिक सिटीजन्स को ये सारे लोग मिल करके परेशान करना चाहते हैं। जी। क्या ये राज छुपा है अब तक कि मदरसे के अंदर जाली नोट छापा जाता है? नहीं छुपा है। क्या ये राज छुपा है कि मदरसे के अंदर आतंकी संगठन तैयार किया जाता है? नहीं छुपा है। क्या ये छुपा है राज कि मदरसे के अंदर मोलेस्टेशन, रेप, न्यूड फोटोशूट, ये सारी चीजें होती है? नहीं छुपा हुआ है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायपालिका क्या कहता है? हम मदरसा नहीं बंद करवा सकते। आप क्यों हमारे भारत के संवैधानिक सिटीजन को परेशान कर रहे हो भाई? बट ऐसे में ही जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के चीफ मिनिस्टर हैं जी, तो उन्होंने कई मदरसों को हटवाया 1288 जी। तो आप उनको कैसे देखती हैं? मैं उनको बहुत समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी और राइट है किसी भी चीफ मिनिस्टर का, और अगर वो वाकई में पसमानदा मुसलमानों का बहुत भला चाहते हैं और मुसलमानों को आने वाले वक्त में बहुत ब्राइट एंड शाइन फ्यूचर करवाना चाहते हैं, तो सारे मदरसों पे हथौड़ा और बुलडोज़र चला देना चाहिए और उसको तोड़ करके, सारे मदरसों को तोड़ करके वहाँ पर स्कूल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ऐसी चीज़ें बनवानी चाहिए। आई गेट इट मैम। तो फिर मेरे को एक सवाल ये पूछना है, जब मैं खुद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में थी तो बहुत सारे लड़कियां थी साथ में, मुस्लिम महिलाएं
कि मैं स्पेसिफिक बात करूंगी, तो जब उनसे थ्योरेटिकली बात करो तो वो बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट्स की दिखती हैं, लेकिन जब उनसे धर्म पे कोई क्वेश्चन पूछ लो, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का तो ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें जैसे 4 शादियों की बात होती है, उस पर तो आई थिंक आपने पिटिशन वगैरह डाली हुई है, तो वो जब उनसे एक्चुअल में बात करो तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है, और वो अपने धर्म को उनको लगता है कि शायद क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो खुद ही जस्टिफाई करने लगती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं, वो खुद ही आगे नहीं आना चाहती हैं, या उनको खुद ही रिफॉर्म बर्दाश्त नहीं है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमारे भारत में, मैं अपने भारत की बात करती हूँ कि भारत में 2 सेक्टर में मुस्लिम महिलाएं आती हैं। एक वो जो सामने आना चाहती हैं पर इतनी अभद्र गालियों से, दुनिया भर के FIR से, दुनिया भर के नेगेटिव चीज़ों से वो खुद को बचाना चाहती है। अब मैं दिन भर में 500 गालियाँ सुनती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ऊपर हर रोज़ FIR होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे रोज़ 2-4 हज़ार लोग टोपी पहन करके फ़लस्तीन का झंडा ले करके मेरे को काटने की बात करते हैं। कोर्ट में जा कर के प्रदर्शन करते हैं, थाना में जा कर के प्रदर्शन करते हैं कि भाई इसको फांसी की सज़ा दे दो। मैं उसको बहुत अच्छे से टैकल करती हूँ और अपनी चीज़ों को, अपनी बातों पर और रिफॉर्मेशन, अपनी कम्युनिटी की रिफॉर्मेशन पर मैं फोकस करती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या सब में इतनी हिम्मत हो सकती है? मैं कभी कोट पहन करके बेल करवा देती हूँ और कभी कोट उतार करके अपना खुद का बेल ले लेती हूँ। क्या ये सब कर सकते हैं? नहीं। तो उनके पेन को, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे ऊपर कम से कम भी तो 20 FIR हुए हैं जी, पश्चिम बंगाल में, और कहीं नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है और फ़लस्तीन के झंडे के साथ हुआ है जी। मैं बहुत सारे केसेस में मैंने बेल लिए हैं, बहुत सारे केसेस में मैंने पुलिस को कोऑपरेट किया है, पुलिस ने मुझे 5-5 घंटे बैठाए हैं। पश्चिम बंगाल में अमर स्टेट पुलिस स्टेशन में मुझे 6 घंटा बैठाया गया, 6 घंटा 2 दिन बैठाया गया, और पूछना नदारत, पूछेगा क्या? पूछना नदारत। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं जो फ्रंट आना चाहती हैं, लेकिन यही सारे टॉर्चर और सफोकेशन की वजह से वो सामने नहीं आ पा रही है। अब दूसरा सेक्टर क्या आता है? कांग्रेस से जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी है, लश्कर तैयबा से जुड़ी है, अल-कायदा से जुड़ी है, जैश मोहम्मद से जुड़ी हुई है। हाँ, उसके बाद फिर बांग्लादेश के जमात इस्लामी से जुड़ी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ी हुई हैं। अब इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देती हूँ। मुस्कान ने हिजाब के लिए बहुत कंट्रोवर्सी किया था, नारे तकबीर का नारा बुलंद किया था, मैंने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। अचानक से अल-कायदा के चीफ का मैसेज आता है उसके लिए, और दूसरी सुबह वो गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो अबू धाबी में रह रही है और लाखों करोड़ों की लैविश लाइफ है, क्योंकि वो अल-कायदा के चीफ की थी। तो वो महिलाएं जो अल-कायदा और जैश मोहम्मद के लिए काम कर रही हैं, वो महिलाएं जो कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, वो महिलाएं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, वो महिलाएं जो MIM रजाकार के फौज के लिए काम कर रही हैं, और रजाकार का फौज कहाँ का? पाकिस्तान का। तो वो कैसे आएंगी सामने में? वो इस्लाम को रिफॉर्म में क्यों करना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। एक एजेंडे के साथ चल रहा है वो तो एक एजेंडे। और देखिए, ये जो हाफ सेक्टर मुस्लिम महिलाओं का है, जो कभी नहीं चाहता है कि इस्लाम रिफॉर्म हो, और अल कुरान में जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू हमारे महिलाओं को दिया गया है, वो वाकई में सबके नज़रों में आ जाए, सबके सामने में आ जाए, वो नहीं चाहेंगी। क्योंकि वो ये चाह लेंगी तो उनके 2 चीज़ें पूरी नहीं होंगी। एक, पैसे का, जो वो भगदड़ मचाती हैं, जो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, जो वो एक जिहादी आतंकी हिजाबन बन के जिहादन का काम करती हैं, वो नहीं हो पाएगा, और उससे बहुत सारे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा नहीं होगा, और जो स्लीपर सेल का काम वो कर रही हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जिनको ना ऑर्गेनाइजेशन और ना पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है, पर उनको फोर्स बहुत पसंद है। Exactly, this is fact. I know I am wrong. लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो बहुत डिग्निफाइड और सेल्फ रिस्पेक्टेड महिला होती हैं, वो 4 मर्दों के साथ अकेले घर में रहना भी नहीं अच्छा समझती हैं। भले ही वो बाप दादा नाना हो, लेकिन एक मेड जरूर वो रख लेती है परमानेंट कि वो महिला है जी, है ना, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि चलो कभी एक महिला गॉसिप हुआ, या कभी साड़ी पहनना हुआ, या कभी कुछ हुआ, तो एक महिला रहेगी तो आराम रहेगा, ठीक है।
लेकिन ये कौन महिला है जो 4 शादी का समर्थन करती है? ये कौन महिला है जो हलाला का समर्थन करती है, जो अपने ससुर के साथ सेक्स करना पसंद करती है? तो इसका मतलब है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल चीजें बहुत पसंद है और पसंद है। अदरवाइज जो बहुत डिग्निफाइड महिला होगी, सेल्फ रिस्पेक्टेड महिला होगी, वो तो सामने आकर गई भाई बंद करो ये तमाशा, हम क्यों ससुर के साथ हलाला करेंगे? जो तलाक दिया है उसको बोलो अपने बाप के साथ सोने के लिए, हम क्यों सोएंगे? जी समझ गई मैम। तो मैम जैसे अभी आपने बंगाल की बात की जी, बंगाल पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब बंगाल में ममता जी इलेक्शन जीत गई तो उसके बाद ट्विटर पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह वायरल हुई और बहुत कुछ, तो जितने भी हिंदू कार्यकर्ता थे या बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ बहुत बुरी एट्रोसिटीज की हुई। तो कहीं आपको लगता है कि बंगाल आज की डेट में, क्योंकि आप बंगाल में रहती हैं, आज की डेट में वो एंटी हिंदू स्टेट बनता जा रहा है? बन चुका है। बंगाल इज नाउ इन करंट सिनेरियो 70% मिनी पाकिस्तान। और 2021 में ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारे दुलारे मंत्री फरहाद हकीम साहब ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल द डॉन उसको, क्योंकि वो फरहाद हकीम का इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए पाकिस्तान से आ गई थी पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग करने के लिए। अब आप सोचिए कि उनके वीज़ा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आना इतना आसान नहीं है, और जब से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं तब से तो और भी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि हम पीयू के लेने वाले हैं। तो उसके बावजूद भी फरहाद हकीम ने किस हिसाब से अपने रेफरेंस पर पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को बुलवा लिया अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए, और उन्होंने सबके सामने कहा कि बंगाल कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। अभी हालिया की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2024 की कूच बिहार में एक शरिया इंसाफ सभा लगा था, जहाँ पर हमीदुल इस्लाम जो टीएमसी के एमएलए हैं, उनके एक वर्कर ने, उनके एक पीए ही बोलेंगे, उसने एक महिला को झाड़ू से, डंडे से, वायर से पीटा। और जब मीडिया ने पूछा टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान साहब से कि ये शरिया इंसाफ सभा तो यहाँ नहीं चलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस राज्य में शरिया लॉ चलता है वहाँ शरिया इंसाफ सभा भी लगता है, उन्होंने खुद कहा। उसके बाद फिर अभी 2024 के इलेक्शन में हुमायूं कबीर साहब ने साफ कहा कि हिंदुओं को हम गंगा में डुबा के मारेंगे। उसके बाद फिर अभी सितंबर में एक आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर जो है, एक हुमायूं कबीर है जो सिर्फ विधायक है और एक आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर है, उन्होंने इस्लामिक मजलिस लगवाई थी मेरे खिलाफ में, और मेरा सर तन से जुदा कैसे किया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। और तकरीबन 12 लाख इस्लामिक हैंडबिल बांटे गए हैं सरतन से जुदा वाले, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा वाले हैंडबिल बांटे गए हैं। तो मैम आपकी मैंने एक वीडियो इसी में देखी थी जो आप रेफरेंस दे रहे हो कि ममता जी, आप उसमें बोली थी कि जब उनको बांग्लादेश से मुस्लिमों को बुलाना होता है बुला लेती हैं, जब उनको भेजना होता है भेज देती हैं। आप मानती हैं बात की उनके कंट्रोल में है ये चीज़? लो, इसमें मानने की क्या बात है, इसका तो मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। आपका साउथ 24 परगना, कोलकाता साउथ 24 परगना, सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग मिला था। 200 किलोमीटर पर एक पुलिस स्टेशन और 327 मीटर, किलोमीटर नहीं कह रही हूँ, 200 मीटर पर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है और 327 मीटर पर दूसरा पुलिस स्टेशन पड़ता है, और बीच में सद्दाम सरदार का घर, साउथ 24 परगना। और उसके घर से एक ऐसा सुरंग मिला बेड के नीचे से जो सीधा बांग्लादेश जाता था। लेकिन मैम जो बीएसएफ है या पैरामिलिट्री है, बॉर्डर पे तो वो तैनात है, तो आप कहीं ना कहीं इसको आर्मी का फेलियर बता रहे हो या पैरामिलिट्री का फेलियर कि एक चीफ मिनिस्टर के अंदर इतनी पावर है कि किसी दूसरे देश से वो मुस्लिमों को बुला ले रही है, इलीगल माइग्रेशन करवा ले रही है और पैरामिलिट्री उसमें सफल नहीं है। आप क्या अकाउंटेबिलिटी पे शक कर रहे हो पैरामिलिट्री? हाँ, मैं शक कर रही हूँ और बहुत प्रखर अंदाज में मैं शक कर रही हूँ, और बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री जी को इस सिचुएशन पर पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर जितने भी बीएसएफ है और सीआईएसएफ की जो टुकड़ियाँ हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। अब दूसरी इसमें बात ये आती है कि
साउथ 24 परगना तो कोई बॉर्डर नहीं है और सद्दाम सरदार का घर तो कोई बॉर्डर नहीं था जी, लेकिन किसी ना किसी नेता, मंत्री और पुलिस के समर्थन में ही इतना बड़ा सुरंग बना। एक दिन में तो वो सुरंग बना नहीं होगा और बहुत ही खामोशी से तो वो सुरंग बना नहीं होगा। उसमें तो आवाज़ हुई होगी, उसमें तो बहुत कुछ तोड़ फोड़ हुआ होगा, तब ना वो सुरंग बांग्लादेश तक पहुंचा। तो वहाँ पर तो बीएसएफ खड़ा नहीं था, तो क्या ही पता कि बॉर्डर से नहीं आ रहा हो घुसपैठिया और ऐसे लाखों हज़ारों सुरंग जो है वो ममता बनर्जी के नेता और मंत्रियों के नेतृत्व में और कोलकाता के और पश्चिम बंगाल के पुलिस के अंडर लीडरशिप बना करके घुसपैठियों को घुसाया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है। तो क्या यही वजह है कि जिस वजह से आपने टीएमसी छोड़ दिया? पहले आप टीएमसी में थे, अब बीजेपी में, तो आपने टीएमसी छोड़ी क्यों? ये सब देखते हुए या फिर आपके और कोई पर्सनल रीजन? इसमें तीन रीज़न था जी। मैं ममता बनर्जी साहिबा मुझे स्टार्टिंग में बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मानती थी और उनको बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे। जी। एक तो मैं उनके हिसाब से खरी नहीं उतरी, क्योंकि मैं नुसरत रूही जहान जैन की तरह नंगे नुच्चे कपड़े पहन करके हिल हिल करके टिकटॉक बनाने वाली नहीं थी। ठीक। तो और उनको वो मुसलमान चाहिए, वो मुसलमान औरत चाहिए जो नंगी नुच्ची रहे, किसी की भी गोद में बैठ जाए, किसी के भी कंधे में झूल जाए और अपने वोटर्स को अपने काम से आकर्षित ना करके काम भावना से आकर्षित करे। जी। और मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं अपने काम से लोगों को आकर्षित करती आई हूँ और करती रहूँगी। लोग मेरे क्लेविश देख करके मुझसे आकर्षित हो, ये मेरे लिए बहुत ही डूब करके मर जाने की बात हो जाएगी। लेकिन उनके रिक्वायरमेंट वैसी मुसलमान लड़कियों के थे जी, इसलिए उन्होंने मुझे बॉयकॉट करना स्टार्ट किया था, मुझे साइड करना स्टार्ट किया था और मेरी जगह पर उन्होंने नुसरत रूही जहान जैन को बैठाना और उसको हाईलाइट करना स्टार्ट किया था। दूसरी वजह ये थी कि ममता बनर्जी साहिबा लव जिहाद को बहुत प्रमोट करती हैं, जैसे फरहाद हकीम ने लव जिहाद किया, उसके बाद नुसरत रूही जहान जैन ने लव जिहाद किया, बहुत सारे लोगों को वो लव जिहाद को बहुत पसंद करती हैं। तो उनकी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं मुझसे भी थी कि मैं भी किसी हिंदू से शादी कर लूँ, मैं भी ऐसा कुछ क्रिएट करूँ, तो और फिर मैं उस मर्द को मुस्लिम बनाने की कोशिश में लग जाऊँ, कन्वर्जन एंड ऑल। हाँ, तो अगर मैं किसी हिंदू से शादी करती तो मैं हिंदू बनना ज़्यादा पसंद करती। ये मेरे थॉट प्रोसेस थे। मुझे सिंदूर विंदूर बहुत पसंद है, वो आलता वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये सोचा था कि इन एनी केस अगर मुझे करना पड़ा इनको खुश करने के लिए तो मैं तो हिंदू बन जाऊंगी, फिर तो मैं मुस्लिम में रहूंगी नहीं, तो मैं ये खुश तो होंगी नहीं। सो इट्स बेटर के साइड हो जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि जितने भी फीमेल और मेल नेता मंत्री हैं वहाँ पर, वो पहनते कुर्ता पैजामा और साड़ी है, पर अंदर से बड़े मॉडर्न है, एक्सट्रीम मॉडर्न है। और मैं इतनी मॉडर्न नहीं हूँ। मेरे लिए सभ्यता, संस्कार, सिविलाइजेशन और एक मर्द और औरत के बीच का जो एक बैरिकेड होता है वो मुझे मेरी फैमिली से, अपब्रिंगिंग से मिली है। मेरे आज भी घर से निकलने का एक वक्त है और घर आने का भी एक वक्त है। अदरवाइज मेरी अम्मा का, मेरे अब्बा का फ़ोन बहुत दूर से आ जाता है कि तुम अब तक घर नहीं पहुंची। और जो टीएमसी में जिसको बहुत ज़्यादा गंवार माना जाता है। चौथा चीज़ है कि टीएमसी में रहना है तो तोलाबाजी करना है। तोलाबाजी मतलब कि कोई गरीब एक रेड़ी लगा रहा है, उससे भी पैसा लेता है। कोई मजदूर अगर काम कर रहा है उससे भी पैसा लेना है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर पेंट करा रहा है तो उससे भी पैसा लेना है। तो ये करना ही है आपको। बट ये तो मैम आपकी टीएमसी छोड़ने की वजह हो गई ना, तो फिर आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? आम आदमी पार्टी में जा सकती थी, कांग्रेस में जा सकती थी, आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है। नहीं, आप मुझे क्या करवाना चाह रही है कि मैं शाहीन बाग से निकल करके पाकिस्तान चले जाऊं? नहीं, मतलब करवाना क्या चाह रही हैं आप? मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। मुझे पाकिस्तानी माइंडेड से निकल करके भारत की सभ्यता में आना था, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी माइंडेड से निकल करके मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभिव्यक्ति की बहुत ज्यादा आजादी है, सब कुछ है?
बिल्कुल। आज अगर नाजिया को लोग सुन रहे हैं, आज अगर आप मुझे ढूंढ करके आ रही हैं, आज अगर आपने कहा कि आपकी मदर मुझे बहुत सुनती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म और नाजिया की प्रखर आवाज़ आज अगर पूरी दुनिया सुन रही है तो किसकी वजह से सुन रही है? ये प्लेटफॉर्म मुझे किसने दिया? नाजिया के थॉट प्रोसेस तो उस वक्त भी यही थे जब मैं टीएमसी में थी, पर मुझे तो चापा जाता था, ऐसा नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं। तो फिर नुपुर शर्मा मैम ने जो बोला, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है और वो भी एक बीजेपी की लीडर नहीं है, और उन्होंने भी जो टिप्पणी दी थी उस पर उनको बीजेपी से निकाल भी दिया गया। तो अगर बीजेपी इतनी ही खुली विचारों की पार्टी है तो उनको निकाला क्यों? और उन्होंने जो बोला आप उससे सहमत हैं, या आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो बोला वो किताब में हदीस की और सही अल बुखारी की किताब में लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला। तो अगर वो गलत है तो किताब भी गलत है, किताब बैन कर दो। तो फिर बीजेपी ने उन्हें निकाल क्यों दिया? नहीं, अब इसमें दो वजह आती है। मैंने कुछ ऐसी बात कही जो मुसलमानों को बुरा लगा। हालांकि मैंने कोई ब्लास्फेमी वाली बात नहीं कही थी, लेकिन मुसलमानों को अगर बुरा लगा और मेरी लिंचिंग कराई गई, मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया, लेकिन मुझे नेशनल न्यूज़ चैनल पर हो सकता है कि मुझे 15 दिन नहीं बैठने दिया गया या मैं नहीं बैठी, लेकिन जो इंडिविजुअल और बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, मैंने तो उसको नहीं छोड़ा, मैं तो बैठ रही थी। तो नुपुर शर्मा एक प्रवक्ता थी, अगर वो नेशनल न्यूज़ पर नहीं बैठ रही थी, लेकिन एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ख्याल रखने के लिए वो बैठ सकती थी। कौन रोक सकता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका रोक देते? क्या कह देते? इवन जब मेरा बेल हुआ है अलीपुर पुलिस कोर्ट में, तो वहाँ के जज ने लिख करके दिया है कि आप पुलिस को कहा कि आप किसी का संवैधानिक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट आप नहीं हैम्पर कर सकते। ये जज ने लिख के दिया है और मुझे अनुमति दिया है कि भाई ये गलत नहीं है, आप गलत है, आपने जो इनको अरेस्ट किया है वो इलीगल अरेस्ट है, कंप्लीटली इलीगल अरेस्ट है। ओके मैम। उस पुलिस का डिमोशन हुआ, सीधा जॉइंट सीपी क्राइम को जजमेंट पास किया गया कि आप इस पुलिस पर इंक्वायरी कीजिए कि इसने ये इलीगल अरेस्ट किया क्यों। तो कौन सा न्यायपालिका है जो ये बोलेगा कि नुपुर शर्मा तुम्हारा फंडामेंटल राइट हम रोक रहे हैं, नुपुर शर्मा तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हम रोक रहे हैं, नुपुर शर्मा तुम्हारे फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम रोक रहे हैं? कौन सा न्यायपालिका बोलेगा? एक पार्टी ने आपको नेशनल न्यूज़ पर बैठने मना कर दिया, लेकिन क्या वो पार्टी आपके साथ बैठने मना कर सकती है? क्या वो पार्टी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पर बैठने मना कर सकती है? ओके। और जब पार्टी ने निकाल ही दिया तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गई है, शी कैन डू एनीथिंग। लेकिन पार्टी ने निकाल ही क्यों दिया? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अगर इस अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला और आप भी कहती हैं कि आप जो है वो किताब में लिखा ऐसा कुछ है, तो पार्टी ने निकाला ही क्यों? देखिए, पार्टी को बहुत सारी चीजों क्या का एक मर्यादा की बात है, या फिर उन्होंने जो बोला वो सही? मतलब मैं तो सीख ही रही हूँ, मैं आपसे खुद पूछ रही हूँ, मुझे कुछ इसके बारे में आइडिया है नहीं ज़्यादा। देखिए, पार्टी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और देश की इतनी बड़ी पार्टी है और दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो हर एक धर्म और मजहब के मानने वालों का लिहाज रखना पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है। अब उस वक्त क्या हुआ था कि नुपुर शर्मा की हिमायत में और नुपुर शर्मा के सपोर्ट में लोग उतरकर नहीं आए थे। ये भी एक बहुत बड़ा ल्यूपहोल था, बहुत बड़ा ल्यूपहोल था। आज मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बता रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, इवन कोर्ट से बेल मिलने के बाद और वो जो जिहादियों को फेस करने के बाद जब मैं घर पहुंची हूँ तो मैं आधे घंटे शार के नीचे नहाई हूँ और मैं रोई हूँ। मैं क्यों रोई? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी मेरे समर्थन में नहीं उतरा, समर्थन में भी नहीं उतरा, और साथ साथ किसी ने यह भी नहीं कहा कि इसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश ममता बनर्जी क्यों कर रही है, ये संवैधानिक राज है, यहाँ पर ब्लास्फेमी की सजा कैसे हो सकती है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये तक नहीं कहा। लेकिन मैम बीजेपी का नेता उतरेगा कैसे? क्योंकि ममता, जैसे मैंने बताया कि जैसे इलेक्शन हारती हैं, बीजेपी के जितने भी वहाँ कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है, तो कोई अपनी जान जोखिम में डाल के
और खुद बीजेपी से ही मैंने देखा है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता है वेस्ट बंगाल में। जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर उनके साथ इतनी बुरी तरीके से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लेना चाहिए, उस पर प्राइम मिनिस्टर का कमेंट आना चाहिए, कुछ आना चाहिए, बट ऐसा बीजेपी की साइड से वेस्ट बंगाल में देखने को नहीं मिलता। तो कोई प्राइम मिनिस्टर का कमेंट आरजीकर पर भी आया, प्राइम मिनिस्टर का कमेंट हर चीज़ों पर आता है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हर एक मुद्दे पर बार बार बुला करके बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े शफल की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चल रही है, एक बहुत बड़े शफल की ज़रूरत है। क्या ही पता कि कुछ ऐसे लोग कुछ बड़े पद पर बैठ गए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ साठगांठ बांध करके रखा हुआ है और ये कहा है कि हम चिल्लाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर तुम इसको सीरियस मत लेना। ये हो सकता है। तो एक बहुत बड़े शफल की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मुसलमान और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और एक बहुत ही प्रखर और मजबूत लीडरशिप के लिए तरस रहे। जी ओके मैम, ये तो हो गई राजनीतिक बातें। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज एक मैं डेटा पढ़ रही थी, उसमें था कि 6 से 8% पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है जी, वो एक्स मुस्लिम होती जा रही है। और एक बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसमें एक्स मुस्लिम साहिल हैं, एडम सीकर हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आपको लगता है कि ये मूवमेंट सच में चल रहा है? बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। आपने तो जैसे छोड़ा नहीं, आप तो अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं बोलते, आप तो अपने आप को मुस्लिम ही बोलते हैं। मुस्लिम हो, प्राउड मुस्लिम हो आप। आई एम अ प्राउड मुस्लिम, लेकिन ये प्राउड इंडियन मुस्लिम। ओके, देन व्हाट इज दिस एक्स मुस्लिम ये जो चल रहा है? देखिए, एक्स मुस्लिम वो है जो जिन्होंने, अच्छा साहिल के बारे में मैं आपको बताना बिल्कुल चाहूँगी कि वो इतना नॉलेज है उसको इस्लाम का कि अगर आप बहुत बड़े बड़े मुफ्ती और खारी के साथ भी उसको बैठा दीजिएगा ना, जी। तो वो खारी हार जाएगा। इतना नॉलेज है उसको इस्लाम का। और कई बार हमने नेशनल न्यूज़ पर देखा भी है कि खारी और मुफ्ती और इस्लामिक स्कॉलर उससे हार गए हैं। तो एक्स मुस्लिम एक्चुअली में जब उन्होंने इस्लाम को समझा, पढ़ा, बूझा और बहुत डीप डाउन चले गए जी, तो उनका दिल टूट गया, उनका दिल टूट गया। हालांकि मैंने साहिल से कई बार कहा भी कि भाई तेरे लिए तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, 4 शादियां कर ले, हलाला करवा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो तुझे तो सल्यूट करना है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी तूने इस्लाम छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिडिल ईस्ट जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में मोर देन 60% युवाओं ने भीतर इस्लाम छोड़ा हुआ है। आप ईरान जाइएगा, ऑन रिकॉर्ड 40% युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है एंड दे कंसीडर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज अ एक्स मुस्लिम। जी, तो आपको लगता है इंडिया में भी है ये चल रहा है? इंडिया में मोर देन 1.5 करोड़ एक्स मुस्लिम्स है, मोर देन 1.5 करोड़। और जिस दिन ये रोड पर उतरेंगे उस दिन कुछ लोग, कुछ मजहब वालों को हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लोग जो मजहब छोड़ रहे हैं, ये मतलब मजहब छोड़ के अगर उसमें रिफॉर्म की बात करें, जैसे हमारे हमारे हिंदुइज्म में मैम पहले था कि सती प्रथा थी और काफ़ी कुछ था, राजा राममोहन राय साहब आए और सब कुछ सॉल्व हुआ, बाल विवाह की प्रॉब्लम्स थी, तो हमने भी रिफॉर्म किया और हम आज भी कहते हैं कि हाँ वो चीज़ें गलत थी, लेकिन हम इवॉल्व कर गए। क्रिश्चियनिटी में भी न्यू टेस्टामेंट आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस्लाम को छोड़ देना क्या सोल्यूशन है? क्यों नहीं उसमें रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं? एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, ये मूवमेंट जो है, आप मुझे एक्स मुस्लिम्स जो छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसे आप मुस्लिम हो के इस धर्म में रिफॉर्म की बातें कर रहे हो, आपको तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है लोगों से क्रिटिसिज्म, तो ये लोग धर्म छोड़ के चले जा रहे हैं, ये धर्म में रह के धर्म की सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उनका थॉट प्रोसेस था, ये उनका अपना एक मुहिम है। और लेकिन रिफॉर्मेशन की बात अगर आप एक्स मुस्लिम साहिल के स्ट्रीम को सुनेंगी या जो कोई भी आपके व्यूअर्स सुनेंगे, हर एक चीज़ों का रेफरेंस देने के बाद उसने रिफॉर्मेशन की ही बात कही है।
हमेशा रिफॉर्मेशन की बात कही है। इवन अभी मैंने जयपुर में कहा भी कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और जितनी खूबसूरती से वो अपनी बातों को इस्लाम के रेफरेंसेस के साथ देते हैं और फिर रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे एनजीओ उनको अपने एनजीओ का मेंबर बनाए, उनको पद पर बैठाए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको अपने एक पोस्ट और प्रोफाइल दें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर एक्स मुस्लिम्स भी उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे एक्स मुस्लिम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हैं और स्प्रेड हो रहे हैं, और बाकी लोगों को भी उनको इनवाइट कर करके बुलाना चाहिए और उनके थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए। मैं एक्स मुस्लिम साहिल के साथ मैं दो बार बैठी हूँ जी, और मैंने सुना है वो आपका। हाँ, 2 बार में मैंने यही देखा कि वो लोग रिफॉर्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं, और जितनी भी कुप्रथाएं हैं या इस्लाम को डिसोबे करके जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक प्रीचर है, वो जो अपना शरिया जिन्ना का मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका पर्दाफाश कर रहा है। जी मैम, ओके मैम। तो एक क्वेश्चन है जो मैं पता नहीं हाउ टू पुट इट, जब हिंदू धर्म की बातें होती है, किसी भी धर्म की बातें होती हैं, तो LGBT कम्युनिटी या किन्नर समाज की बात जब आती है तो हिंदू में भी कहीं ना कहीं हम खजुराहो टेम्पल का रेफरेंस देते हैं, कामसूत्र का। बट मुस्लिमों में जब बात आती है तो ना LGBT के लिए कोई एक्सेप्टेंस है, ना तो कुछ क्लियर ही नहीं है फंडा, या किन्नर समाज की बात जो है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप एज अ मुस्लिम, आपको नॉलेज इतनी है, आपकी राजनीतिक समझ इतनी है, LGBT कम्युनिटी के लिए क्या स्टैंड है और किन्नर समुदाय के लिए क्या स्टैंड है मुस्लिम समुदाय में? क्या उनके लिए कुछ अलग से नियम कानून है या फिर उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है? मुस्लिम कम्युनिटी में और हमारे शरिया में जब हम मुसलमान बेटियों का ही कोई वैल्यू नहीं है तो वो किन्नर को कैसे वैल्यू कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बता दें, आपको क्या लगता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में घरों के अंदर क्या किन्नर नहीं जन्म हो रहे हैं? हो रहे हैं जी। एक हैं जो बनना चाहते हैं और एक हैं जो बाय बर्थ पैदा होते हैं। क्या बेटियां, मुसलमान बेटियों में कोई भी लेस्बियन नहीं हो रही है? क्या मुसलमान बेटों में कोई भी गे नहीं हो रहा है? क्या मुसलमान माओ के पेट से किन्नर नहीं पैदा हो रहे? हो रहे। और जो दुर्दशा उनकी हो रही है, घर के भीतर जो क्राइम हो रहा है उनके साथ, जो अत्याचार हो रहा है उनके साथ, जिस दिन वो सामने आ गया ना, उस दिन मुसलमान समुदाय मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। और मैं देखूंगी उस वक्त कि सर्वोच्च न्यायपालिका कैसे रिएक्ट करता है। बहुत छोटा सा जवाब मैंने आपको दिया है कि जब बेटियों का कोई वैल्यू नहीं है तो किन्नर को ये कैसे वैल्यू देंगे? ये बड़ी बात बोली है मैम आपने काफ़ी। मेरे को अब तो पॉडकास्ट काफ़ी अंत होते होते आ गया, एंड में ही आ गया। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने एयरपोर्ट पे एक बुक ली हुई थी, उसमें आप बिश्नोई समाज के बारे में बात कर रही थी और उनके बारे में बताए थे कि कैसे वो हिरणों को दूध पिलाते हैं, उनके लिए कितने वो पूजनीय है। लेकिन उसी के बाद मैंने देखा कि करनी सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने बोला कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई का गला उतार के लाएगा उसको मैं 1 करोड़ कुछ तो राशि दूंगा। तो ये जो फतवा वाली बात है, आप बोलते हो शायद भारत में ये नहीं है। अच्छा, होता है। लेकिन मैं को ये फतवा का कॉन्सेप्ट पूछना है आपसे कि क्या है भारत में, इसकी स्थिति क्या है, और जिस हिसाब से अब ये करनी सेना भी, ये काइंड ऑफ अ फतवे जैसी ही बात तो हो गई, तो ये फतवा का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम में इसका क्या महत्व है और भारत में इसकी क्या स्थिति, और आपके ऊपर कितने फतवे जा रही है? करनी सेना ने जो किया है वो फतवा नहीं किया है, उसने एक जिहादी हरकत की है। कॉन्सेप्ट तो वही है। नहीं, फतवा इसको नहीं कहते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, फतवा इसको नहीं कहते कि हम तुमको इतने पैसे देंगे, उसका सर उठा करके लेकर आओ। ये एक मतलब जिहादी हरकत किया है उसने, करनी सेना वाले ने जी। अब आती है बात लॉरेंस बिश्नोई की। मैं लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्राइम तो उसने किया है जी, और समर्थन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हर युग में किसी भी रूप में अर्जुन अगर जन्म लेता है तो बुरा कहाँ है? वो किसी आतंकवाद के लिए तो लड़ नहीं रहा है, वो अपने भगवान के लिए लड़ रहा है। बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करता है कि भाई मेरे भगवान को काट के खाया है सलमान खान, माफी मांग ले, नहीं तो हम काट देंगे।
तो अपने भगवान के लिए इतना भावुक होना, ये तो एक आइडियल की तरीके से वो सामने आया है, ये तो एक मैसेज के तरीके से वो सामने आया है। नहीं तो भारत में एक कंसेप्ट चल रहा है, हिंदू गाय पूजेगा, मुसलमान गाय काट देगा, हिंदू हिरन पूजेगा, मुसलमान हिरन को काट देगा, हिंदू बेटियां पूजेगा, मुसलमान बेटियों को काट के फ्रिज में रख देगा या तो बेटियों को लूट लेगा। तो मतलब हिंदू जिस चीज को भी पूजेगा, मुसलमान या तो तोड़ देगा मंदिर समझ के और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा समझ के या तो काट के खा जाएगा या तो काट के फ्रिज में रख देगा। तो बिश्नोई अगर अपने भगवान के इमोशन में अगर वो क्राइम को एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को उसके जज्बात को, उसके इमोशन को समझना भी चाहिए। और ये एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मैसेज है उन हिंदुओं के लिए जिनकी बेटियां कटकर फ्रिज में जाती हैं और वो चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनकी बेटियां लूटी जाती हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनके सामने मंदिरें तोड़ी जाती हैं और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है बिश्नोई, लॉरेंट बिश्नोई। एंड ये थोड़ा पर्सनल है लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर, बड़ा हैंडसम है। लेकिन पहली बार मैंने एक गैंगस्टर को इतना हैंडसम देखा है, और जेल के अंदर भी बड़ा डोले शोले बना करके रखा हुआ है। तो अगर कभी मौका मिला तो जेल जा करके मैं मुलाकात ज़रूर करूँगी। हालांकि मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि तू हैंडसम है जरूर। ओके मैम। और ये फतवे की बात मैं जो आपसे पूछ रही थी, मेरे ऊपर कोई फतवा लगा नहीं फतवा है क्या, मतलब एक्चुअल में समझ में नहीं आता। अभी रिसेंटली फतवा लगा था ना मुफ्ती इलियास साहब पर, जो वो भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे जी, और वो साइलेंटली गए थे और चुपचाप आगे, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था पूरे टाइम, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा थी जी जी, तो उसमें क्या भाषणबाजी करना था जी, उसमें तो वो गए थे कि एक हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए कि आपकी खुशी में हम शामिल हैं, मेरी खुशी में आप शामिल हो जाओ। तो फतवा में मतलब क्या है कि आप किसी को मार दो या मतलब नहीं, फतवा होता है कि अब इनको बॉयकॉट किया जाएगा। अच्छा, उसमें कोई धनराशि या फिर? हालांकि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारे अल कुरान में फतवा का कोई जिक्र नहीं है। तो ये आया कहाँ से, ये शरीयत और ये जिन्ना टर्की, ये 72 वर्जन और जिन्ना टर्की, ये सारी चीजें ये सब जिन्ना की क्रिएट की हुई है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के और पाकिस्तान के मुसलमान अल कुरान को ताक पर रख दिए हैं और जिन्ना के शरिया लॉ को माथे पर लेकर के घूम रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और हम जैसे लोग जो है वो मुसलमानों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई अल कुरान मानो, वो हमारी अलहामी किताब है। ये जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ हमारी अलहामी किताब नहीं है, लेकिन वो ये जिद पकड़े हुए कि ये इसको मानेंगे क्योंकि इसमें ठरकबाजी पूरी भरी हुई है। मैम, अब पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी। मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगी, उसके बाद आपको जो पहला आपके दिमाग में जो भी इमेज है या जो भी वर्ड है, या यू कैन से दैट, तो आप बोलिएगा, ठीक है? मैं मुश्किल से 7-8 नाम ही लूंगी। नरेंद्र मोदी, माइंड ब्लोइंग। ओके। ममता बनर्जी, मुस्लिम मसीहा। गाय, काऊ, पूजनीय। ओके। ओवैसी साहब, रजाकार फौज। इस्लाम, हैव टू बी रिफॉर्म। सनातन, ट्रुथ। नाजिया इलाही खान, टाइग्रेस। ओके मैम। तो अब आप एंड में अगर कुछ बोलना चाहो, मैसेज देना चाहो महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को भी, अगर आप कुछ कहना चाहो तो आप। मैं अपने भारत की सभी सनातनी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम युवा पुरुषों से दूर रहें। वो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो मुस्लिम बेटियों के नहीं होते हैं, वो हमारा हलाला करवा देते हैं, हमें 3 तलाक दे करके बेइज्जत कर देते हैं। तलाक के बाद लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अब्बा के होते हुए भी अनाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जब वो हमारे नहीं हुए, हम कलमा की बेटियों के नहीं हुए, तो वो आपके कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ जन्नत में 72 वर्जिन हूर पाने के लिए, आपको काटने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही आपको अप्रोच करते हैं, भंवरे की तरह आपके आगे पीछे डोलते हैं। बराए मेहरबानी मेरी बात माने और इनसे दूर रहे, और इतनी दूर रहे
अगर मुझे सच में समर्थन करती हैं, मुझे सुनना पसंद करती हैं, मुझे प्यार करती हैं, तो मुस्लिम युवाओं से दूर रहें। नहीं तो हम और हिंदू बेटियां खेत में कटी हुई, रेप हुई, फ्रिज में पाई हुई नहीं देख पाएंगे। प्लीज़। तो ये थी हमारे साथ आज नाजिया मैम, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी सारी बातें बोली। मैं तो खुद सीख रही हूँ, बट ये पॉडकास्ट जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये जो बातें कर रही हूँ मैं किसी को भी बैठा के उल जलूल फालतू की बातें कर सकती हूँ, बट मैं ऐसे लोगों को ही तलाश रही हूँ जो कि भारत की राजनीति में एक नया चेहरा बन के आगे आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जितना ज़्यादा मैं फैला पाऊँ, लोगों तक फैला पाऊँ। तो मैम, आपको पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा? फाइनली बहुत अच्छा लगा है। और प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपने जितने भी सवाल किए हैं वो अभी की राजनीति से भी बहुत जुड़े हुए थे, और आपने जो सवालात को चूज़ किए हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्मेशन से भी बहुत कनेक्ट कर रहे थे। और अभी जिन 3 राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ पर भी मुस्लिम वोट को लेकर के जो लूट मार विपक्षी दलों ने, इंडिया अलायंस ने मचा करके रखा है, उसको भी कहीं ना कहीं टच किया है। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप आए। थैंक यू मैम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ।